नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज 3 विषय देश में सुर्खियों में। पहला, कर्नाटक के संदर्भ में जहां पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, 10 तारीख को वोटिंग होनी है, उस पर तमाम चैनलों में बहस का सिलसिला जारी है। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम केरल स्टोरी के संदर्भ में बंगाल में हुआ है, जहां ममता बनर्जी ने इस फिल्म को मनगढ़ंत बताते हुए बैन लगा दिया है। उस फिल्म को बैन लगा दिया जिसके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विशेष शो करा रहे हैं। और तीसरा विषय राजस्थान के संदर्भ में, जहां अशोक गहलोत ने अपने ही विधायकों के संदर्भ में यह बताया कि तुम लोगों ने भाजपा से अच्छे खासे पैसे लिए थे, अब तुमने सरकार तो बदली नहीं है, तो कम से कम पैसे लौटा दो। पैसे नहीं लौटाओगे तो ठीक नहीं रहेगा, और पैसे खर्च वर्च हो गए हों तो मुझे बता दो, मैं AICC से बात करके वो पैसे लौटवा देता हूं। हम तीसरे विषय पर बात करेंगे, इसलिए बात करेंगे कि अन्य विषयों की होड़ के बीच में कहीं ये विषय खो ना जाए जो इतना दिलचस्प हो गया है। अशोक गहलोत को भारत की राजनीति में एक जादूगर के तौर पर देखा जाता है, एक ऐसा नेता जिसके नेतृत्व में पार्टी चुनाव भले ही न जीती हो, पर पार्टी जब भी चुनाव जीतती है तो यह शख्स मुख्यमंत्री बना हुआ दिखाई देता है। इस बात को लेकर उनकी अपनी पार्टी के लोग भी अचरज में रहते हैं और विपक्ष में बैठे हुए नेता तो अचरज में रहते हैं। तो अशोक गहलोत ने जो अल्पसंख्यक सरकार को बहुसंख्यक सरकार में तब्दील कर देने का हुनर जानते हैं, चाहे वो बात 2008 की हो या 2018 की, ये करिश्मा अशोक गहलोत कर दिखाते हैं। वह अशोक गहलोत एक बार फिर अपने दावों से राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को अचंभित किए हुए। ताजा मामला यह है कि धौलपुर, जहां की महारानी रही वसुंधरा राजे सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर चेहरा, उस धौलपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे अशोक गहलोत, और वहां पर उन्होंने लीक से हटकर बात कहना चालू कर दी। बताया हो कि उनके विधायकों ने कैसा साथ दिया, और उसी बीच में उन्होंने ये भी बताया कि देखो भारतीय जनता पार्टी लेन देन का खेल खेलती है। इसमें उन्होंने 3 बड़े नेताओं का भी नाम लिया, जिसमें अमित शाह का भी नाम शामिल था, धर्मेंद्र प्रधान भी थे, और शेखावत जो जोधपुर के सांसद हैं उनका भी उल्लेख किया। और ये बताया कि देखो तुम में से कुछ विधायकों ने सरकार गिराने के लिए पैसे ले लिए थे इनसे, और सरकार तो गिरी नहीं, आपने भी वापस कांग्रेस में अपना भविष्य देख लिया, तो उस पैसे को वापस लौटा दो, और अगर ये पैसा वापस नहीं लौटाओगे तो चैन की नींद सो नहीं पाओगे। खर्च वर्च कर दियो तो मुझे बताओ, मैं AICC से व्यवस्था करा देता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने कही कि देखो इस समय पर मेरे विधायकों ने तो मेरी मदद ही की, 3 लोगों ने और मदद की। एक शोभा रानी के संदर्भ में उन्होंने बताया, जो भाजपा से बगावत कर दी राज्यसभा के समय पे। दूसरा नाम उन्होंने लिया वसुंधरा राजे सिंधिया का, जो स्वयं कई बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, और बताया कि देखो ये खरीद फरोख्त की राजनीति में वसुंधरा राजे ने साथ नहीं दिया। और तीसरा नाम बताया कैलाश बेगवाल का, जो विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। अब वसुंधरा राजे की तारीफ के मायने क्या है? अपने आप में यह अचंभे की बात इसलिए है कि जो वसुंधरा राजे बड़े बड़े मसलों पर प्रतिक्रिया नहीं देती है, अशोक गहलोत की तारीफ सुनकर रात के 11 बजे अपना बयान लिखित में जारी की कि अशोक गहलोत ने मेरा जितना अपमान किया उतना तो किसी ने अपमान नहीं किया। अमित शाह तो सबसे ज्यादा ईमानदार और निष्ठावान नेता हैं, और मेरी तारीफ करके दरअसल मुझे नुकसान पहुंचाने की मंशा है, और चूंकि वसुंधरा राजे उनके लिए चुनौती हैं, इसलिए मेरी तारीफ करके वो अपना जो विधानसभा चुनाव में तयशुदा हार है उसमें कुछ और हासिल करने की कोशिश करें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, अशोक गहलोत के बयान के मायने क्या है, अपने ही पार्टी के नेताओं को बिकाऊ बता के वो साबित क्या कर रहे हैं, पैसे वापस लौटाने के संदर्भ में वो खुलेआम ये दावा कैसे कर ले रहे हैं उस देश में जहां पर रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध हैं, और वसुंधरा राजे की तारीफ के मायने क्या है। क्या वाकई वसुंधरा राजे भाजपा का चेहरा होने जा रही हैं, जिससे घबरा गए अशोक गहलोत, इसलिए वसुंधरा राजे को किसी भी तरीके से नेतृत्व मिलने से बचाना चाहते हैं? दिलचस्प चर्चा है। इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और राजनीति के इस दिलचस्प विषय पर कुछ बात करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि जो धोखे से जीता जा सकता है उसे बल से जीतने की कोशिश ना करें। निकोलो मैकियावेली, इटली के राजनीतिक दार्शनिक, इन्हें यूरोप का चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने ये कमाल की बात कही थी। अशोक गहलोत क्या इसी का अनुसरण कर रहे हैं? इस बात को जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जो खासतौर पर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुरेश गर्ग जी है, जिस राजस्थान को लेकर बात हो रही है वहां की भाजपा के प्रवक्ता है सुरेश गर्ग जी, वह हमारे साथ है। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है राजस्थान से,
राजस्थान में क्या कुछ सियासी चल रहा है जमीन से ही जानेंगे ना, दिल्ली में बैठे हुए लोगों से क्यों जाने। इसलिए हमने श्याम सुंदर जी को अपने साथ जोड़ा है। और साथ ही राजकुमार सिंह जी हैं, देश के ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, अपनी निष्पक्ष टिप्पणियों के लिए ख्यात हैं। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले उस बयान की झलकी देखेंगे जो इस कार्यक्रम की बुनियाद है। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं नेताजी। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूं, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम मेरे अनैतिक काम कर रहे हो। जो आदमी बीमार है, 3 ऑपरेशन हो गए वहां पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहां पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। तो इसलिए हमारी सरकार बची है। राजस्थान में परंपरा नहीं है पैसे लेके सरकार गिराने की। पर ऐसे वो जहन में विचार आता है, क्या ये परंपरा है पैसे लेके सरकार बचाने की? क्योंकि अशोक गहलोत जी अल्पमत की सरकार का नेतृत्व करते हैं और देखते ही देखते वो सरकार बहुत मत में आ जाती है। इस खेल के विषय में थोड़ा बताएं। 3 विषय है हमारे पास पूछने के। एक तो हमने ये सवाल कर ही दिया। दूसरा ये वसुंधरा राजे की सराहना करने के मायने क्या है, कितना घबरा रहे हैं आप वसुंधरा राजे के संदर्भ में। 2 और तीसरा अपने नेताओं के संदर्भ में बोल रहे हैं तुम लोगों ने भाजपा के नेताओं से पैसे ले लिए, कुछ खर्च कर दिए तो उसका हिस्सा मैं एडजस्ट कर दूंगा। ये आपके नेता इतनी जल्दी बिकने के लिए तैयार क्यों होते हैं, किसी से भी पैसे वैसे लेने के लिए इतने बेकरार क्यों रहते हैं? जरा अजय उपाध्याय जी आपसे रोशनी मिले। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न जो आपका है कैसे अल्पमत सरकार बहुमत में आ जाती है। जी, नेतृत्व की कुशलता तो है, इसको तो स्वीकारना ही पड़ेगा। अशोक गहलोत की ये कुशल क्षमता है जो अल्पमत की सरकार को बहुमत में लाते हैं। और ये सार्वजनिक पटल पर है कि कैसे अन्य दलों के लोग उनके व्यक्तित्व से, कांग्रेस पार्टी के विचार के कारण, विचारधारा से प्रभावित होकर के साथ में आते हैं और उसके बाद वो सरकार जो है बहुमत में है। जबकि कई जगह भाजपा ने जिस तरह से सरकारों को तोड़ने का काम किया वो भी हमने देखा है। जहां तक बात आपने कही इस संदर्भ में वसुंधरा राजे जी का और बाकी नेताओं का जो उन्होंने अभी अपने वक्तव्य में आपने सुनाया भी, जो मैंने सुना वो यही संदर्भ दिखाता है, आपके दर्शकों ने भी उसको सुना है कि एक कृतज्ञता उन्होंने व्यक्त की है कि भाई वसुंधरा जी और बाकी लोग जो हैं, कम से कम भाजपा में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो नैतिकता का इन मामलों में मापदंड को अपनाते हैं। चाहे भैरव सिंह शेखावत की बात हो या आज के संदर्भ में भी राजनीति में, हालांकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भ्रष्टतम नेतृत्व का एक अपने आप में पराकाष्ठा को भी वो पार कर गया है। जिस तरह गोवा से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के अन्य राज्यों में गतिविधियां चली और चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम किया, लाखों करोड़ रुपए का उसमें कहीं ना कहीं न्यारा व्यारा हुआ है। यदि सच में ईडी सीबीआई का एक चपरासी भी चला जाता उस दौरान, जो टूटे हुए लोग हैं और जो सरकार में आज शामिल हैं और मध्य प्रदेश में या गोवा में या अन्य राज्यों में, तो वो सब दूध का दूध पानी का पानी एक हो जाता। बट ये सच्चाई है कि कुछ अच्छे लोग वहां भी हैं जो आज नेपथ्य में हैं, भाजपा के अंदर भी नेपथ्य में है और उसमें एक वसुंधरा राजे भी हैं। ठीक है, उनकी 10 कमियां हो सकती हैं, वैचारिक आधार पर हम उनसे लड़ सकते हैं। अभी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो इस बात को जरूर डिफेंड करेंगे, लेकिन ये भी सच है कि हर पार्टियों में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कम से कम नैतिक मापदंडों को अपनाते हैं। तीसरी बात, उन्होंने कहीं भी इस पूरे वक्तव्य में यह नहीं कहा है कि कांग्रेस के लोगों ने पैसे लिए हैं।
हाँ, देने के प्रयास हुए होंगे और ये वो जरूर कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई किया होगा यदि तो वो लौटा दे। वो भी एक नैतिकता का वो मापदंड दे रहे हैं। मुझे लगता है मैकियावेली का जो आपने सेंटेंस मैं यूज किया रोकना है, चाहूंगा डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं यहां पर अशोक गहलोत का पूरा भाषण दिखाने की स्थिति में नहीं हूं, मेरे पास एक सीमित समय है। अशोक गहलोत ने क्या बोला अगर आपकी जानकारी में नहीं आया तो सुना देता हूं। गहलोत ने कहा, मैंने विधायकों से कहा तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो, उनका पैसा वापस कर दो ताकि आप इंडिपेंडेंट होकर काम कर सको, मैं पूरा साथ दूंगा। पूरे विस्तार से उन्होंने बताया है। अमित शाह का नाम लिया है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया है। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपने ही विधायकों के संदर्भ में कि तुमने पैसे लिए थे 10-10, 15-15 करोड़ तुम लोगों को दिए गए थे, वापस कर दो, फिगर बताया है। तो अजय उपाध्याय जी इतना मासूम मसला नहीं है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। डॉक्टर साहब आपने जो प्रश्न किया है जी मैं मानता हूं अशोक गहलोत साहब जिस संदर्भ में इसको जहां स्पीच वो दे रहे हैं जी बेसिकली वो राजनीति में गिरती हुई नैतिकता का जो स्तर है उस पर वो संदर्भ कहीं न कहीं दे रहे थे। और भैरव सिंह शेखावत की बातों को लेकर के उस सरकार में किस तरह की चीजें थी और कौन सी परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में कैसे वो सरकार को गिराया जा सकता था लेकिन उन्होंने नहीं गिराया, ये संदर्भ दे रहे हैं कांग्रेस के विचारधारा को लेकर के। जहां तक बात विधायकों को एक तरह से यदि उन्होंने कोई बात ऐसी रखी है, सच बात है कि वो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन यदि रखी भी है, मैं माना आपकी बात सही है और आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं, तो मैं मानता हूं कि वो एक तरह से अपने विधायकों को भी हिदायत देने की ये हैसियत रखते हैं कि अब भाजपा के लोग इस तरह जो अनैतिक काम कर रहे हैं अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, और मैं कहूंगा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी की ऐसी हिदायत देने की स्थिति में है? मुझे नहीं लगता कि नहीं। मैं थोड़ा एक सवाल जानना चाहूंगा। आपने कहा कि कृतज्ञता जताई उन्होंने वसुंधरा राजे के संदर्भ में, ये कृतज्ञता जताना है या कृतज्ञता का प्रदर्शन करना है, एहसानमंद हो जाना है या एहसान फरामोशी करना है? राजनीतिक क्षेत्र में है आप डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये माननीय अशोक गहलोत ने जो मंच से बोला है कि वसुंधरा राजे के कारण उनकी सरकार बच गई, ये वसुंधरा राजे को कितना नुकसान पहुंचाएगा भाजपा नेतृत्व के हाथों, जिस भाजपा नेतृत्व को आप जिम्मेदार बता रहे हैं, इनका तो काम ही है सरकार गिराना, सरकार पलटवा देना। तो थोड़ा इस पर भी दृष्टि हो ही जाए आपकी मासूमियत के साथ। डॉक्टर साहब आपने मासूमियत की बात कही, तो राजनीति में मासूमियत तो सच में नहीं चलता है जी, लेकिन मुझे लगता है अशोक गहलोत साहब जो संदर्भ व्यक्त कर रहे हैं वो मासूमियत में ही व्यक्त कर गए हैं, वो मासूमियत में कर गए हैं। मैं रुकता हूं आपको डॉक्टर अजय उपाध्याय यहीं पे कि उनको पब्लिक डोमेन में बात शायद नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक तरह से वसुंधरा राजे के इस पक्ष को, मैं कहा कि उनमें 10 गलतियां वसुंधरा राजे में है, लेकिन कम से कम आज के संदर्भ में जब ये भाजपा का कलयुग चल रहा है, अमृतकाल नहीं कलयुग काल चल रहा है, उसमें कम से कम 1-2 नेता ऐसे भी हैं जो ईमानदार हैं, नैतिक मूल्यों पर चलने वाले हैं और डेमोक्रेसी को पलटने वाले नहीं हैं। और ये संदर्भ सिर्फ वो जो विद्रोह था उसके संदर्भ में उन्होंने नहीं कही है, ये कई बार ऐसी घटना करने का प्रयास हुआ। वसुंधरा राजे उतनी ईमानदार है ना डॉक्टर अजय उपाध्याय, और वसुंधरा राजे जी ने ये बात जरूर कही कि भाई हम ऐसे तरह से संदर्भ में नहीं तोड़ेंगे। यदि अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं तो हम जनता में जाएंगे, और होना भी यही चाहिए, जनता चुन कर दे। एक सवाल है डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं आना चाहता हूं श्याम सुंदर शर्मा जी के पास। वैसे मुझे जाना तो था सुरेश गर्ग जी के पास, पर मैं जाऊंगा श्याम सुंदर शर्मा जी के पास, पर उससे पहले जानना ही चाहूंगा, ये वसुंधरा राजे जी उतनी ही ईमानदार है ना, उतना ही आप उन्हें नैतिक रूप से मजबूत मान रहे हैं जितना सचिन पायलट के संदर्भ में? मैंने कहा कि 10 गलतियां वसुंधरा राजे में हो सकती है। मेरा सवाल सीधा है, मैंने कहा सर मेरा सवाल सीधा है अजय जी, उतनी ईमानदार है ना वसुंधरा राजे कहा कि जितना सचिन पायलट, या सचिन पायलट से ज्यादा ईमानदार है वसुंधरा राजे? 10 गलतियां वसुंधरा राजे में हो सकती हैं और हैं, जिस पर हम प्रश्न करते रहे उनके सरकारों में और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन किसी संदर्भ में यदि अशोक गहलोत जी ने कहा है, किसी संदर्भ में, मैं फिर कोट एंड कोट कहूंगा क्योंकि वो संदर्भ क्या है ये स्पष्ट उन्होंने नहीं की है। जहां तक सचिन पायलट जी की बात है, हमारे मतभेद पार्टी के अंदर एक समय आया था जिस समय वो मतभेद के कारण उनके व्यक्तिगत जो भी मुख्यमंत्री से मतभेद रहे हों, वो एक वैसा तेवर दिखाया उन्होंने और वो सेटल डाउन भी हुआ। आज एक मंच पर है, कुछ मतभेद आज भी दिखते हैं, ये हमारे पार्टी की इनर डेमोक्रेसी है, बट ये भी सच है कि उस मतभेद को कहीं ना कहीं एक माध्यम बनाकर जिस तरह भाजपा अन्य नेताओं पर डोरे डालने का प्रयास कर रही थी या की होगी, जो संदर्भ अशोक गहलोत जी ने कहा है, मुझे लगता है
कि इसको उस संदर्भ में ही लेना चाहिए, संदर्भ में देखना और चाहिए। आप जैसे एक विद्वान बुद्धिजीवी पत्रकार इस बात को समझते हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह सरकार तोड़ी गई, छत्तीसगढ़ का बड़ा भाई है मध्य प्रदेश, चुनी हुई सरकार को क्या अचानक लोगों को रात में कोई स्वप्न तो मोदी जी के लिए नहीं आ गया था? जो विधायक गए थे, ठीक है, सिंधिया जी के हो सकते हैं कोई मतभेद हो, एक बड़ा नेता थे, अशोक गहलोत के हो सकते, सचिन पायलट के हो सकते थे, उस समय कोई तत्कालिक मतभेद रहे हों, लेकिन उस मतभेद को सराउंडिंग में तैयार करना यदि कोई कर रहा हो और बैकअप कोई कर रहा हो, उनको जिनको नॉलेज ना हो उसके अलावे, तो मुझे लगता है कि यह अनैतिक है। और राजनीति में मैकियावेली की पॉलिटिक्स का सिद्धांत भारत की राजनीति में नहीं चल सकता, मैं ये मानता हूं। तो अजय उपाध्याय जी ने काफी लंबी चौड़ी बात कर दी। मुझे आना था सुरेश गर्ग जी के पास, पर सुरेश गर्ग जी एक संक्षिप्त हस्तक्षेप श्याम सुंदर शर्मा जी से लेना चाहता हूं। और श्याम जी आपसे जानना चाहता हूं, ये अंदर से प्रेम फूट फूट जा रहा है अशोक गहलोत का, बहुत आभार महसूस कर रहे हैं, कृतज्ञता जताने के लिए मंचों की तलाश थी अशोक गहलोत जी को, इसलिए उन्होंने वसुंधरा जी के संदर्भ में कृतज्ञता ज्ञापित की। डॉक्टर अजय उपाध्याय ने यहां में बताना चाहा, उन्होंने मासूमियत के तहत इस बात को कह दिया। आप भी ये मानते हैं, या सियासत के जो चतुर खिलाड़ी के तौर पर अशोक गहलोत को जानते हैं, उन्होंने वसुंधरा जी की तारीफ करके उनको किस मुश्किल में डाल दिया है? इसका अंदाजा तो हमें इस बात से होता है कि रात के 11 बजे वसुंधरा लिखित बयान जारी कर रही है। गलत बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो थोड़ा आप ही बताए ना श्याम जी, क्या हुआ जिसके चलते गहलोत जी के मुंह से ये फूल झरे वसुंधरा जी के सम्मान में? जिस क्षेत्र में अशोक गहलोत बोले हैं जी, वो वसुंधरा जी का खुद का घराना है जी। और धौलपुर से ही वो महारानी कहलाती हैं जी। अब देखिए ये बात सही है, जिस तरह की स्थितियां मौजूदा है। अब देखिएगा बहुत सारी, सुरेश जी तो मेरे साथ बहुत डिबेट में बैठे हैं जी, कि वसुंधरा राजे ने जो अशोक गहलोत के प्रति दिखाया है कई बार। देखिए जिस दिन हाउस में शक्ति परीक्षण होना था, 4 आदिवासी विधायक गायब हो गए जी, उनको बीजेपी ने नोटिस भी दिया जी, आज तक उस नोटिस के बारे में पता नहीं पड़ा फिर जी, इसका मतलब है कि कुछ तो है जी। देखिए मैं पुरानी बात फिर याद दिलाता हूँ, वसुंधरा जी जब प्रतिपक्ष की नेता होती थी हमारे यहाँ, जी, उनको पार्टी ने हटा दिया जी, क्योंकि सुविधाएं नहीं होती है। प्रतिपक्ष के नेता के पास सुविधा होती है कैबिनेट की, जी, पूर्व मुख्यमंत्री के पास कोई सुविधा नहीं होती है। नए नियम बनाए गए राजस्थान में। जी, देखिए सुबह 10 बजे फैसला हुआ, 5 बजे एक सुविधा बनी कि पूर्व मुख्यमंत्री को हम बंगला देंगे, गाड़ी देंगे, सब कुछ देंगे, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देंगे। फिर हमारे यहाँ कोर्ट से फिर खत्म भी हुआ। तो इसका मतलब है कि वसुंधरा जी के पुराने रिश्ते आज तक कायम है। ये तो मानते, देखिए सार्वजनिक रूप से हमारे यहाँ गड़बड़ हुई थी पहले शासनकाल में, मुख्यमंत्री जी ने माथुर आयोग बनाया था, माथुर आयोग बिना एक्ट के बना दिया, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। बहुत सारे मसले थे जिसपे तय होने थे, सुरेश जी को पता है, बहुत आरोप लगे थे, प्रत्यारोप लगे थे, आप हम तो डिस्कस करते आए। तो ये सारी चीजें मौजूदा स्थिति में कही जा सकती है। और आज की स्थिति में जब प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को राजस्थान आ रहे हैं और वसुंधरा जी कोशिश कर रही किसी तरह से बीजेपी में स्टेब्लिश हो जाए वापस से। आप देखिए सतीश पूनिया और उनके बीच में 36 का आंकड़ा था, तो उनकी गाड़ी कोर्ट में लगने नहीं देते थे, विवाद बहुत बढ़ा हुआ था। लेकिन क्योंकि उनको हटाया गया, सतीश पूनिया को, सीपी जोशी को लाया गया, तो हमारे वसुंधरा राजे का फोटो अब मेन बैनर पे जो बीजेपी का मुख्यालय उसके बाहर वसुंधरा जी का फोटो लगा है, पहले नहीं लगता था। ये तो सुरेश जी भी गवाह है। तो देखिए जिस तरह की वसुंधरा जी के कमान हाथ में नहीं आ जाए कहीं, इसलिए किसके ऊपर आरोप लगाते हैं? वो लगाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री जी के खिलाफ, वो लगाते हैं जल शक्ति मंत्री जो कि जोधपुर से उनके पुत्र को हरा के आए हैं, गजेंद्र शेखावत, उनके खिलाफ, या धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। तीनों के खिलाफ आरोप लगाने का कारण ये है कि देखिएगा किसी तरह से अगर वसुंधरा वापस आ गई, और देखिए जिस तरह से दूरी दोनों के बीच में होती है कि देखिए हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बनी थी, सचिन पायलट जब कर रहे थे तो हमारे 99 में आए थे। सुंदर शर्मा जी, मेरा थोड़ा सवाल दूसरा है, क्या ये वसुंधरा की तारीफ वसुंधरा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है? रहे होंगे संबंध, पर यह बात तय है कि वसुंधरा एक जनाधार वाली नेता है। अशोक गहलोत को पहले 2 बार हराने का करिश्मा वसुंधरा के नेतृत्व में हो चुका है। वसुंधरा फिर ये करिश्मा ना कर दें, क्या गहलोत पुराने संबंधों को भूल गए हैं और अभी इस पे लग गए हैं कि वसुंधरा नेपथ्य में थी ना भाजपा में, एक बार फिर पीछे ही रहें, कहीं आगे ना आ जाए? इसकी चाल तो नहीं चलती माननीय अशोक गहलोत ने?
आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। जब तक उनके काम आती रहती है वसुंधरा उनकी प्रिय है। जी। अब काम नहीं आ रही है इसलिए उनको कहीं ना कहीं से तीर मान। अब देखिए अगर आप शोभा रानी की बात करें, शोभा रानी के पति बीएसपी में थे, जेल जी। चले गए थे। जी। उसके बाद वसुंधरा जी ने शोभा रानी को टिकट दिया था और जीत के आई और अब फिर चली गई। वो राज्यसभा का चुनाव आया तो वो देखिए घनश्याम तिवारी की जगह प्रमोद तिवारी को वोट देके आई थी। ये तो सुरेश जी को पता है। तो देखिए सारी चीजें अब वसुंधरा राजे के लिए, क्योंकि रात को 11 बजे मैं भी देख रहा था, प्रेस नोट हमारे पास भी आया कि भाई रात को 11 बजे क्या जरूरत पड़ी कि वसुंधरा जी को स्पष्टीकरण। उनको पता है कि मेरी राजनीतिक जिस तरह से अशोक गहलोत चाल चलते हैं और वो राजनीतिक हत्या करना जानते हैं अपने प्रतिद्वंदी की, क्योंकि वसुंधरा राजे निश्चित तौर पर 2 बार हरा के आई है। श्याम सुंदर शर्मा जी कह रहे तो सुरेश गर्ग जी आपके पास आता हूं, ये आपकी नेता को अपने उठाए कदम ही भारी क्यों पड़ रहे हैं? किसी समय अशोक गहलोत को की गई मदद आज आपके नेता को भारी पड़ती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे आप? पहला तो जानना इसी में है। हिमांशु जी, अशोक गहलोत जी पिछले 2-2.5 साल से अपनी सरकार को बचाने के लिए उलूल जुलूल बातें करते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा जी, आपने देखा होगा कि ये बोल रहे हैं कि साहब मानेसर गए सर, मानेसर में भारतीय जनता पार्टी ने इनको 10 से 20 करोड़ रुपए दिए होंगे। जी। अब मुझे बताइए, इस बात को 2 से 2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल के अंदर राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है, राजस्थान में गहलोत जी की एजेंसी है, पुलिस है, एजेंसी है, दुनिया भर की एजेंसी राजस्थान के अंदर है। क्यों नहीं उन विधायकों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई? जी। पैसा लेना और देना दोनों अपराध है। जी। तो जब अगर पैसा लिया है और किसी ने दिया है तो दोनों के ऊपर एफआईआर लॉन्च कराते हैं। क्यों 2-2.5 साल से आप अशोक गहलोत जी झूठ बोल रहे हैं और क्यों इस तरह की अलंघन बातें कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि भाई आपने पैसा ले लिया हो, तो पैसा लेने के बाद में खर्च भी कर दिया हो, तो खर्च जो कर दिया वो मुझसे ले लीजिए। तो क्या ये 85% कमीशन वाली सरकार है, उसने इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि उन विधायकों को पैसा लौटा रहे हो? क्या गहलोत जी ने इतना पैसा कमा लिया कि उन विधायकों को पैसा लौटाने की, खुद की जेब से पैसा लौटाने की बात कर रहे हैं? जी। राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 साल से अस्थिर सरकार चल रही है। कुछ अस्थिर सरकार की वजह से राजस्थान में बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा है, विकास अवरुद्ध हो रहा है। केवल राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हिमांशु जी, आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार है। खुद मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भाई जो शिक्षकों का सम्मेलन है उसमें खुद में मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि भाई शिक्षक में जो तबादला होता है उसके अंदर पैसे चलते हैं। खुद ने बोला है कि पीडब्ल्यूडी के अंदर ठेकेदार और इंजीनियर मिले हुए हैं, इसलिए सड़कें ठीक नहीं होती है। तो ये तो खुद मुख्यमंत्री जी के मंतव्य है। अरे तो ये तो जानना है सुरेश जी, 2 सवाल हैं आपसे मेरे। एक तो आपने कहा कि इनकी सरकार है, फिर इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं की? पर मेरा सवाल इससे उलट आपसे यह है, आपके 3 बड़े नेताओं, जिनमें एक देश के सम्मानीय गृहमंत्री अमित शाह जी हैं, दूसरे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तीसरे सम्मान्य गणेश शेखावत साहब हैं, इनके ऊपर इतने गंभीर किस्म के आरोप लगा दिए अशोक गहलोत ने सार्वजनिक मंच से। अभी तक मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया? मामले में कोई सत्यता है क्या जिसके चलते अभी तक केस नहीं किया गया? एक तो ये जानना है आपसे, पहला सवाल। दूसरा आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपने स्वयं बताया कि कितनी घटिया सरकार है, कितनी करप्ट सरकार है, कितनी भ्रष्ट सरकार है, कितनी अराजक सरकार है, कितनी अस्थिर सरकार है, फिर भी आप जैसी दमखम वाली पार्टी इस सरकार को हटा नहीं पाई। क्यों नहीं हटा पाई? तो अशोक गहलोत जी ने बताया कि भाई मैं वसुंधरा राजे जी के कारण से बना हुआ हूं। तो अब आप इस पर बताएं कि वसुंधरा राजे की इस मदद के संदर्भ में आपका क्या कहना है? राजस्थान मुक्त हो सकता था ऐसी करप्ट सरकार से, वसुंधरा राजे जी ने नहीं होने दिया। दोनों विषयों में बताइए। जी, गहलोत जी पिछले, मैं बता रहा हूं ना, पिछले कई सालों से इस तरह की बातें करते आ रहे हैं। इन बातों में कहीं पे भी तथ्य नहीं है, कोई किसी बात का दम नहीं है। आप जो कह रहे हो कि भाई मानहानि, भाई हाँ हम कह रहे हैं ना, भाई आप एफआईआर लॉन्च करो ना खुद। भाई कौन, किनके विधायक थे? कांग्रेस के विधायक थे ना, कांग्रेस के विधायक थे तो उन कांग्रेस के विधायकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, विधायक है उसमें से टूट के नहीं आते तब तक उनकी वो विधायक कोई काम के नहीं है। अगर 20 विधायक इस्तीफा भी दे देते हैं, इस्तीफा देने के बावजूद भी 180 विधायक रह जाते हैं, 180 के बाद में जो बहुमत कांग्रेस का रहता है, तो फिर क्यों ये तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीदा है, विधायकों को पैसे दिया है? ये सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई है।
दोनों कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, तो ये लड़ रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। इतने बेवकूफ है जैसा आप हमें समझ के बहका दे रहे हो। भाई 20 थे, ऐसा नहीं हो पाया। अरे भैया आपसे हुआ नहीं, सबने कोशिश करते हुए देखा, सफल हुए आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में, सफल हुए आप कर्नाटक के मामले में, सफल हुए आप गोवा के मामले में। सचिन पायलट 30 विधायक जुटा नहीं पाए, साफ दिखा उनकी पराजय। उतने लोग जुटे नहीं जो सरकार बनाने के लिए, पलटने के लिए चाहिए थे। मेरे सवाल दो हैं आपसे, फिर दोहराता हूं सुरेश जी। इतने बड़े और सम्मानित नेताओं पर इतने गंभीर आरोप राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से लगा दिए, क्यों इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं हो रहा? वो एक राहुल गांधी ने बोल दिया था तो आपने केस कर दिया और उसे उपलब्धि में बता रहे हैं। और अशोक गहलोत ने इतना, मतलब मोदी जी का मान है, अमित शाह का कोई मानवान नहीं है क्या? कोई सम्मान नहीं है क्या? देश का सम्मानीय गृह मंत्री है, उनके संदर्भ में लेन देन का ऐसा आरोप लगा रहे हो और आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, एफआईआर को नहीं करती। आप अपने गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं क्या यहां पर बैठ के? एक दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे। ऐसी करप्ट सरकार के संदर्भ में मुखिया बता रहे हैं, मैं फिर भी बना हुआ हूं, इसलिए बना हुआ हूं कि भाजपा की कद्दावर नेता सम्मान्य वसुंधरा राजे सिंधिया का समर्थन, सहयोग मुझे मिला। इसके संदर्भ में कुछ कहिए ना सुरेश जी, आप इसमें मौन क्यों हो रहे? भ्रष्ट सरकार की बात है, उसका तो 2023 में जब चुनाव होगा तब परिणाम देगी जनता, अपना आप परिणाम दे देगी उसका। आज ही आपने उपचुनाव देखे राजस्थान के अंदर, 14 उपचुनाव हुए, 14 उपचुनाव के अंदर 8 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, 4 कांग्रेस जीत के आई है। तो आप देखिए राजस्थान के अंदर स्थिति साफ होती जा रही है कि कांग्रेस से जनता नाराज हो रही है और जनता इनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। आज ही उपचुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, 14 उपचुनाव में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, 4 पे कांग्रेस जीत के आई है। तो इससे, जबकि इन्होंने महंगाई राहत कैंप, पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लगा रखा है, जनता को लाइन में खड़ा कर रखा है। अरे भाई राहत कैंप लगाने की कहां जरूरत आई है? आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है। जब भारत के अंदर वन नेशन वन कार्ड लागू है तो आपको लाइन लगाने की कहां जरूरत है? आजकल ऑनलाइन करके उनको राहत कैंप को राहत कार्ड इश्यू कर दीजिए ना, लेकिन नहीं करेंगे, केवल जनता को गुमराह करेंगे, केवल भ्रष्टाचार करेंगे। इसमें भी कोई न कोई भ्रष्टाचार होगा इनका, इसमें भी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि इन्होंने दवाइयों में घोटाला किया है, शिक्षकों में पेपर लीक घोटाला हुआ, आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार है। आप ये देखिए कि आरपीएससी के अंदर अपने चहेतों को इन्होंने सिलेक्शन कर दिया। जी समझना मुश्किल हो रहा है, हम आपसे गणित के सवाल सीधे सीधे पूछ रहे हैं, आप हमें जो है सहायक वाचन, एक पुराना पाठ्यक्रम हुआ करता था, उसकी कथाएं सुनाने लग रहे हैं। हमने इतना ईमानदार से सवाल किया, आपकी पार्टी के 3 बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप, केस क्यों नहीं करते अगर मामला झूठा है तो, आरोप झूठे हैं तो? एक उसका उत्तर आपकी पार्टी की बहुत बड़ी नेता रही है भाई वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके संदर्भ में दावा किया माननीय अशोक गहलोत जी ने, क्यों किया? इसके संदर्भ में भी आप कुछ नहीं कहना चाहते, मान रहे हैं आप? हाँ भाई वसुंधरा जी ने मदद तो की थी, मान रहे हैं क्या? हिमांशु जी देखिए, वसुंधरा जी ने इस चीज का खंडन किया, रात को 11 बजे पत्र लिखा है, वसुंधरा जी ने खंडन किया। आप देखिए वसुंधरा जी ने खंडन किया कि इस तरह से आप षड्यंत्र करने की कोशिश नहीं करें, आप जो आपकी जो एक भ्रष्टाचारी सरकार है उस पर ध्यान दें, जो आपकी अस्थिर सरकार है उस पर ध्यान दें, लेकिन अनगढ़ जो बातें हैं उससे दूर रहें। तो सूर्य जी कह रहे हैं वसुंधरा जी ने इंकार तो कर दिया, तो वसुंधरा जी को क्या करना था? एक पत्र जारी करना था, जैसे वो कहती मैं आपका बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने सार्वजनिक तौर पर मेरे योगदान को सराहा। तो मैं आता हूँ राजकुमार सिंह जी से जानने के लिए, रात के 11 बजे वसुंधरा जी ने पत्र जारी किया, सुरेश गर्ग जी बड़ी दमदारी से बता रहे हैं, अशोक गहलोत बता रहे हैं पैसा वापस लौटा दो, अगर लिए हो तो, लिए पे तो संदेह नहीं, अगर खर्च कर दिए हो तो मुझसे लेके लौटा दो। तो थोड़ा टिप्पणी दीजिए ना राजकुमार जी, कहां से कहां जा रहे हैं हम? कांग्रेस पार्टी ईमानदार पार्टी है, अजय उपाध्याय जी हमारे साथ डिबेट में बताते रहते हैं, और उस पार्टी का एक बड़ा नेता जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे थे, वो बोल रहा है तुमने पैसे लिए हैं, खर्च भी कर दिए हैं, पार्टी से दिलवा दूंगा, वापस करवा दो। इस पर आपकी टिप्पणी है, वसुंधरा जी की सार्वजनिक मंच से सराहनीय की सियासत पर आपकी दृष्टि है राजकुमार जी? मनसू जी, अशोक गहलोत ने कल एक तीर से 2 निशाने साधे जी। पहला, जो उन्होंने बात कही कि जिन विधायकों ने 10 करोड़ या उससे ज्यादा पैसे ले लिए हैं वो उनको लौटा दें, नहीं तो उन पर दबाव बना रहेगा।
जी खर्च हो गए हैं तो मैं भरपाई कर दूंगा। ये निशाना है सचिन पायलट पर, जी क्योंकि वो सारे लोग सचिन पायलट के गुट के लोग थे, उनके समर्थन में आए हुए विधायक थे जो मानेसर में आकर के होटल में रुके थे। जी एक निशाना वो है, दूसरा निशाना है वसुंधरा राजे के ऊपर। जी जैसा सुरेश गर्ग जी ने भी कहा, श्याम सुंदर शर्मा जी भी कह रहे थे, इसमें दो राय नहीं है कि वसुंधरा राजे से अशोक गहलोत के संबंध अच्छे रहे। जी अगर नहीं रहे होते तो जिस वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके आप चुनाव लड़े 2018 में और जीते, उनमें कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए सचिन पायलट ने पिछले दिनों धरना भी दिया। जी लेकिन अब जो आपने कल कहा अशोक गहलोत ने, उसके पीछे वही है। श्याम सुंदर शर्मा जी कह रहे थे कि वसुंधरा राजे भाजपा की मुख्य धारा में लौटने की कोशिश कर रही है या मोदी और अमित शाह का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रही है, और अगर वो कोशिश कामयाब होती है, हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आज भी राजस्थान में वसुंधरा राजे भाजपा में सबसे कद्दावर नेता है। जी अगर वो एकजुट होकर के भाजपा का नेतृत्व करती हैं तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए, अशोक गहलोत के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। इस बात का एहसास अशोक गहलोत से ज्यादा किसी को नहीं हो सकता। जी इसलिए वो संभावना को पंचर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वसुंधरा राजे मुख्य नेतृत्व की भूमिका में ना आ जाए। जी दो निशाने होना साधे। तीसरा, जहां तक बात हो रही थी कि FIR दर्ज कराते, ठीक है, करानी चाहिए, तक मुख्यमंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सुरेश गर्ग जी, आपके 3 बड़े नेताओं के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, नाम लेकर लग रहे हैं। वसुंधरा राजे ने कल रात को 11 बजे खंडन कर दिया, स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन जिन नेताओं पर पैसे देने के आरोप लग रहे हैं उसके संदर्भ में अभी तक जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कहीं कोई खंडन, कोई कानूनी कार्रवाई की धमकी नहीं आई है। यह क्या बताता है? राजनीति, बस हिमांशु जी स्पष्ट तौर पर कहें, चाहे कांग्रेस का सवाल हो या भाजपा का सवाल हो, जी आधुनिक राजनीति सत्ता केंद्रित है और सेंधमारी की राजनीति है, जहां जिसको मौका मिलता है। मध्य प्रदेश में मौका मिल गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया आंकड़ा जुटाने में सफल रहे, सरकार गिर गई, बदल गई। जी सचिन पायलट वो नंबर नहीं जुटा पाए, सुरेश गर्ग जी मान भी रहे हैं। जी अभी आंकड़ा तो ये चाहिए था, वो नहीं जुटा, इसलिए सरकार बच गई। तो कहीं ना कहीं नैतिकता का इसमें कोई सवाल नहीं है। एक सवाल और है राजकुमार जी, ये हमारे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय यहीं बैठे हुए हैं, वो ये बता रहे थे कि ये देखो भाजपा कितनी गड़बड़ पार्टी है, किस तरीके से चीजों को खराब करती है, किस तरीके से खरीद फरोख्त करती है। हमने उनसे सवाल किया कि भाई ये अशोक गहलोत की अल्पमत की सरकार बहुमत में कैसे बदल जाती है, तो उन्होंने बताया उनका नेतृत्व ऐसा है, उनकी नीति ऐसी है, इसलिए लोग हो जाते हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय की बात से? हिमांशु जी, बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि अशोक गहलोत, जिनको लोग जादूगर भी कहते हैं, अजय उपाध्याय जी जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, जी उनका राजनीतिक कौशल इतना करिश्माई है कि भाजपा के लोग या निर्दलीय लोग या बसपा के विधायक तो मंत्रमुग्ध होकर उनके साथ आ जाते हैं। जी लेकिन अपनी पार्टी के सचिन पायलट जैसे नेता और 1.5 दर्जन विधायक वो मंत्रमुग्ध नहीं होते। तो उनका करिश्मा अपनी पार्टी में क्यों नाकाम रहता है, अन्य दलों पर क्यों कामयाब हो जाता है? वास्तविकता को स्वीकारें, हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है और आला कमान उन महत्वाकांक्षाओं में सामंजस्य बिठाने में भी नाकाम रहा है। और जब 5 साल पूरे होने वाले हैं, इस साल चुनाव होने हैं, तब भी राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तब भी राजस्थान में कुछ ठीक ठाक नहीं है। मैं वापस डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आता हूं कि अशोक गहलोत कर क्या रहे हैं? 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक थे जो मानेसर में डटे थे। अशोक गहलोत ने मंच से बता दिया है, सबको भाजपा से 10 करोड़ 15 करोड़ मिले थे, सब बाजार की मंडी में बिक के आए थे, पैसे लेकर आए थे। अब जानना ये चाहता हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय, जिनको स्वयं मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से प्रमाण पत्र जारी कर दिया है खरीद फरोख्त की हिस्सेदारी का, वो अगले चुनाव में आपकी पार्टी के सिंबल पे मैदान में उतरे हुए दिखेंगे? क्या इन खरीद फरोख्त का हिस्सा रहे लोग कांग्रेस के टिकट पर वोट मांगने के लिए जाएंगे? और अगर जाएंगे तो आपकी ईमानदारी का, आपकी शुचिता का, आपकी नैतिकता का क्या होगा? डॉक्टर अजय उपाध्याय तो माने कि इन 20 लोग का तो अब टिकट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे बेईमान लोगों के संदर्भ में कैसे कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच ले जा सकती है?
माने ना डॉक्टर अजय उपाध्याय? डॉक्टर साहब, जो मानेसर का संदर्भ है, मुझे लगता है कि गहलोत साहब ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी चर्चा सिर्फ न करके उसके अलावे जो चीज़ें परिस्थितियां राजस्थान में लगातार रही, और वसुंधरा राजे को यदि उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है तो कुछ और भी संदर्भ उनके हैं। जैसे राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में आपने देखा होगा कई जगह उन्होंने मदद, हो सकता है अशोक गहलोत जी को ऐसा लगता है कि उनको मदद की है उन्होंने, सरकार को भी बेवजह के हर्डल सुना है। सरकार जो विकास की योजनाएं चला रही हैं उसमें एक मजबूत भाजपा के नेता यदि उनको सहयोग किसी कारण से कर रही थी तो उसका उन्होंने संदर्भ दिया है। जहां तक पैसों की बात की है उन्होंने, हो सकता है उनके नॉलेज में कुछ ऐसे संदर्भ जरूर हों कि किसी परिस्थितियों में किसी संदर्भ में लोगों ने यदि पैसे लिए हों, ये भी बात है उनका, तो उसको लौटा दें। लौटाने का संदर्भ है ना, बड़े मासूम से व्यवहार कर रहे हैं। रुकिए 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 डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं सुनवाता हूं आपको। गहलोत साहब क्या कह रहे हैं? बोला उस वक्त हमारे विधायकों को 10 से 20 करोड़ बांटा गया, यह पैसा अमित शाह को वापस लौटा देना चाहिए। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सब ने मिलकर हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया। राजस्थान में विधायकों को पैसे बांट दिए, यह लोग पैसा वापस नहीं ले रहे हैं। अब आगे सुनिए, मुझे चिंता लगी हुई है, ये वापस पैसा क्यों नहीं ले रहे या पैसा वापस क्यों नहीं मांग रहे। मैंने विधायकों से कह दिया है जिसने भी 10-20 करोड़ लिए हैं उसमें से कुछ खर्च कर दिया है तो वह हिस्सा मैं दे दूंगा, मैं AICC से दिलवा दूंगा, आप पैसा वापस कर दीजिए। अब क्या अजय उपाध्याय जी कितना अपने मुख्यमंत्री के कहे हुए को खारिज करेंगे। अशोक गहलोत बहुत बड़े नेता है भाई, उनके साथ खड़े रहिए आप तो उन्हें बिल्कुल खारिज कर दे रहे हैं। नहीं, उनको खारिज नहीं कर रहा हूं। उनका जो संदर्भ है उसमें कहा जिसने भी, एक शब्द उन्होंने यूज किया है, शायद देखिए आप पहले तो ये तय कर लीजिए अजय उपाध्याय जी, आप भाजपा के साथ हैं या अपने माननीय अशोक गहलोत जी के साथ हैं। हम आपको ये बता रहे हैं भाई, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाजपा ने पैसे बांटे, आपके विधायकों को बांटे। अब आपको दोनों में दिक्कत हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं, तो आप पहले ये बताओ, आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि भाजपा ने पैसे बांटे? डॉक्टर साहब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए आप। अशोक गहलोत साहब ने स्पष्ट कहा है जिसने भी यदि पैसे लिए हैं या जिसने यदि नहीं कहा, ठीक है, यदि भी मैंने मान लिया, जिसने मैंने मान लिया, जिसने भी पैसे लिए हैं वो लौटा दे। जी किसने दिए? अमित शाह जी ने दिए, गजेंद्र चौहान जी के संदर्भ उसमें उन्होंने इंगित किया है जी, और एक दो लोगों का नाम लिया है उन्होंने, सीनियर लीडर्स हैं भाजपा के केंद्र के। तो ये अच्छी बात है, लौटाने की बात करके एक नैतिकता का परिचय वो दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने दिए क्या उन्होंने डिनाई किया? अभी तक तो नहीं डिनाई किया। भाजपा एक इनके चूहा के स्तर का भी कोई कार्यकर्ता होता है, उस पर भी कोई बात होती है तो ये लोग पूरे देश में हंगामा कर देते हैं। और इनके हाथी, मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि आज के डेट के वो भाजपा के हाथी हैं, बड़े मजबूत व्यक्ति हैं। हाथी का संदर्भ मजबूती से मैं ले रहा हूं, इसको गलत संदर्भ में ना ले। सवारी रही है हमारे देवताओं की, तो उन पर ये आरोप लग रहे हों और वैसे लोग इस पर कोई बात न करे। गजेंद्र जी का संदर्भ है, चाहे केंद्रीय मंत्रियों का संदर्भ है, उस पर तो आज पूरा राजस्थान बंद करा देते हैं लोग। ये लोग तो नटवर लाल और किस किस पर बंद कराते थे एक टाइम में। वो तालिब हुसैन जो इनका वहां था, जो कटारी जो था जिसने वो मारा था, उस पर भी पूरा राजस्थान होता था बंद। और जो इनका कार्यकर्ता बाद में निकला था भाजपा का, वो जिसने मारी थी उससे हमारे किसी एक साथी को। मेरा संदर्भ है कि इतनी बड़ी बात यदि मुख्यमंत्री ने कही है, कुछ तथ्य होगा मुख्यमंत्री के पास। और ठीक आपने कहा कि वसुंधरा जी ने यदि 11 बजे रात को उन्होंने पत्र लिखा है और उसको डिनाई किया है, तो ये भी सच्चाई है, पब्लिक डोमेन में है। उनको संदर्भ संबंध में आया कि तो शायद उनके राजनीतिक जीवन के लिए शायद उल्टा पड़ जाए। हालांकि उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की है अशोक गहलोत साहब ने, लेकिन ये भी सच है कि पब्लिक डोमेन में चुनाव का वक्त है, उनको लगा होगा कि इससे उनकी जो राजनीतिक चीजें हैं वो बदलेंगी। और उन्होंने 11 बजे एक नोट करके एक खंडन कर दिया। किसी ने भी कड़ा विरोध अभी तक नहीं किया है। मैं मानता हूं कि अभी जो गोयल साहब हैं यहाँ, गर्ग साहब हैं यहाँ, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, वो भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज वो भी अमित शाह और इनके विरुद्ध यदि इतनी बड़ी बात आई है तो निश्चित तौर पे जाते और मुकदमा दर्ज कराते। आपने अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के बड़े नेता, इन पर सब कुछ बोलने के लिए तैयार है। हमने जो सवाल किया उसमें एक शब्द ना निकला आपके मुंह से। हमने सवाल क्या किया, फिर से दोहराता हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय, पहले एक बार मेरे सवाल को सुने, दर्शक समझे।
कांग्रेस प्रवक्ता की इस बेबसी को मैंने जानना चाहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में शुमार अशोक गहलोत सार्वजनिक मंच से अपनी ही पार्टी के विधायकों के संदर्भ में यह आरोप लगा रहे हैं कि तुमने भाजपा के नेताओं से पैसे खाए। उन विधायकों के संदर्भ में जो मानेसर में जाके इकट्ठे हुए थे। आपसे सवाल है डॉक्टर उपाध्याय, जिनके संदर्भ में मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि इन्होंने पैसे खाए, क्या वो अगले चुनाव में चेहरा रहेंगे पार्टी के टिकट पर? क्या ऐसे करप्ट, भ्रष्ट, बिकाऊ लोगों के संदर्भ में आपकी पार्टी उम्मीदवार बनाने को तैयार होगी? या जिस ईमानदारी, शुचिता और नैतिकता की बात आप तमाम बहसों में करते हैं डॉक्टर उपाध्याय, हम उम्मीद रखें कम से कम ये तो चेहरा नहीं रहेंगे कांग्रेस का। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, जो बिक रहे हों, जो अपनी सरकार को गिराने का हिस्सा बन रहे हों, जो करोड़ों रुपया लेकर चले आए हुए हों, उनको उम्मीदवार बना दे कांग्रेस के चिन्ह पर वोट मांगने के लिए? डॉक्टर साहब, अशोक गहलोत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, एक मजबूत नेता हैं और ईमानदार नेता हैं, और उनके नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव भी होना है, ये सबको पता है, इसमें कोई अब इफ बट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बात उन्होंने कही है, जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन लोगों में उन्होंने 20 विधायकों की बात सबकी नहीं की है, हो सकता है एक किया, दो किया, उसकी भी एक जांच होगी कि कौन किया, और यदि ऐसा किया है तो उसको लौटा देना चाहिए। ये नैतिकता का भी एक मापदंड अपना रहे हैं, और यह भी निश्चित बात है कि यदि ऐसा किसी की जांच केंद्रीय नेतृत्व हाईकमान करेगी और उनको टिकट से वंचित होना पड़ेगा, यदि ऐसी बात आएगी तो। अब बात आती है वसुंधरा जी की और 3 सीनियर नेताओं की। राजस्थान की राजनीति में का एक केंद्र है कहीं ना कहीं वसुंधरा जी। उन्होंने जो काम किया उनके लिए भी यदि अशोक गहलोत ने कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं वो, तो ये समझिए अशोक गहलोत का व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनकी समझ और उनकी नैतिकता, ठीक है, वो किसी संदर्भ में बातचीत के क्रम में फ्लो में उन्होंने मासूमियत में भी यदि ये बात बोल गए वो, तो ये तो अंडरस्टूड है कि उस दौरान यदि कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती तो राजस्थान की सरकार को, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, उसको भाजपा लूटने का प्रयास कर रही थी, उसी तरह जैसे कि मध्य प्रदेश में की, कर्नाटक में की, गोवा में की, अन्य राज्यों में की। डॉक्टर उपाध्याय चाहते हैं यहीं पे रोक दो, आप देख लेंगे हम लोग, एक विधायक या 2 विधायक, ज्यादा चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तो मैं अब वापस श्याम सुंदर शर्मा जी आपके पास आता हूं। राजकुमार सिंह ने बताया, एक तीर 2 शिकार, पायलट और उनके समर्थकों को भी निपटा दिया और वसुंधरा का भी काम लगाने की कोशिश कर दी है। वसुंधरा जी का कितना नुकसान कर पाएंगे अशोक गहलोत? इस आकलन को समझना चाहते हैं। भाजपा क्या इस बात को समझ पाएगी कि अगर गहलोत को किसी से डर लगता है तो वसुंधरा राजे से लगता है? यह कृतज्ञता के पीछे जो राजनीति है, क्या भाजपा का नेतृत्व तो समझने के लिए तैयार है राजस्थान के संदर्भ में? देखिए हिमांशु जी, बहन भाई का रिश्ता हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत चर्चा का विषय रहा है जी। और हमारे अशोक गहलोत विधानसभा में कहते हैं जी, ये मेरे मित्र की बहन है तो मेरी भी बहन है जी। अब बहन भाई तो अब जो राखी में बंधवा चुके हैं जी। तो इसलिए उपाध्याय जी बार बार जो अशोक गहलोत की बात कहते हैं, अशोक गहलोत बगावत कराने वाले व्यक्ति भी हैं जी। जो सोनिया गांधी के सामने जाकर के माफी मांग के आए थे, मैं अपने विधायकों को संभाल नहीं पाया था। जी। अब एसओजी ने मामले भी दर्ज किए थे 6, जब 3 साल पहले की बात करें 6 मुकदमे दर्ज हुए थे जी। और कई लोगों को गिरफ्तार करके डाल दिया गया था, फिर उसके बाद में वापस लेने पड़े। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ तो अभी वॉइस वाला मामला चल ही रहा है, गर्ता को पता है अभी चल रहा है मामला, ऐसा नहीं कि नहीं दर्ज कराए थे। एसओजी बड़ी तेजी से सक्रिय हुई थी। हमारे विधायकों को रात को 12 बजे, 4 बजे, 3 बजे घर पे चस्पी किए गए थे नोटिस जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से। तो हमने वो घटनाक्रम भी देखा, और अब जब आरोप लगे थे और महेंद्रजीत मालवीय जो आज मंत्री हैं और अशोक गहलोत का समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, खुशवीर सिंह के खिलाफ हुआ था, भंवरलाल शर्मा के खिलाफ हुआ था, स्वर्गीय हो गए वो चले गए, उनके बेटे जीत के आ गए उपचुनाव में। ठीक है, अशोक गहलोत जो कहते हैं, अब देखिए मुकदमे भी दर्ज कराए थे, मैं तो सुरजीवाला की बात सुनता था, चक्की पिसाएंगे, अशोक गहलोत बदला ले लेंगे। तो देखिए जो राजनीति में वो जो कुछ करते हैं, जब बहुमत नहीं होता है तो अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं अपने आधार पर सरकार को चला रहा हूं। 12 निर्दलीय विधायक समर्थन कर रहे हैं और 6 बीएसपी से आकर के कांग्रेस में शामिल हुए थे। देखिए सचिन पायलट विरोध कर रहे थे, हम नहीं लेंगे इनको 6 को।
सोनिया गांधी से परमिशन लेके आए थे, उन्होंने शामिल करा लिया। जी तो अब उनको मंत्री बनाने में सफल नहीं हो पाए। केवल एक राजेंद्र गुड़ा राज्य मंत्री बने, उनको विभाग क्या दिया, विभाग नहीं देने दिए, निर्दलियों को विभाग नहीं लेने दिए, मंत्री नहीं बनने दिया सचिन पायलट ने। सचिन पायलट ऐसा व्यक्ति है जो गांधी परिवार से सीधा संबंध रखता जी। है। अशोक गहलोत भी रखते हैं। अब अशोक गहलोत ने 4 लोगों को राज्यसभा का सदस्य बनाया। किसको बनाया? केसी वेणुगोपाल को बनाया, प्रमोद तिवारी को बनाया, मुकुल वासने को बनाया और आपके सुरजेवाला को बनाया। क्यों बनाया? कि मेरा भविष्य में ये करेंगे, कोशिश करेंगे, जब मेरी संकट आएगा तो मुझे निकालेंगे। और निकाला भी। 25 सितंबर का जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, उसमें संकट से निकालने वाले कौन थे? ये 3-4 लोग ही थे। सोनिया के पास लेके गए, मिला के आए। हमारे मुख्यमंत्री को तो राजस्थान छोड़ करके कह रहे थे राष्ट्रीय स्तर का संभालो, तो वो जानते थे कि मैं 4थे नंबर का हाईकमान बनूंगा। पहले तो सोनिया, दूसरा राहुल और तीसरे प्रियंका 4थे नंबर पे आते, इसलिए गए नहीं वो, इसलिए बगावत करा दी। और खड़गे साहब जो है वो हमारे ऑब्जर्वर थे उस वक्त। तो बहुत सारी घटनाक्रम अशोक गहलोत से जुड़ा हुआ है और वसुंधरा राजे ने मदद की है। 4 आदिवासी विधायक गायब हुए थे वहां से। अगर फ्लोर टेस्ट होता तो वसुंधरा राजे की उस समय की गई मदद आज उन पे भारी पड़ती हुई दिख रही है क्या? श्याम सुंदर शर्मा जी, सीधा सवाल है आपसे। अशोक गहलोत क्या, इस पे तो हमने पहले कई बार बात की है। अभी तो ये जानना है कि क्या कल अशोक गहलोत ने भाई बहन के रिश्ते को खूंटी पे टांग दिया अपने आप को कुर्सी पे बनाए रखने के लिए? दशकों की मित्रता को क्या भुला दिया अशोक गहलोत ने? या कल वाकई अशोक गहलोत इतने भावुक हो गए थे, इतने भाव विभोर हो गए थे, इतना मन उनका भरा आया था एहसानमंदी के भाव से, इसलिए उनके मुंह से निकल गया? हमें डॉक्टर अजय उपाध्याय यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप खुद देखिए, हिमांशु जी, विधायकों को मानसर गए हुए कितना समय हो गया, इसके बावजूद भी उनको बार बार याद दिलाना कि तुमने पैसे लिए थे, तुमने पैसे लिए थे। विधायक कह रहे कि भैया हमने कोई पैसे लिए नहीं है, पैसे लिए तो हमारे पर कार्रवाई करो जी। अगर आप इतने ही ईमानदार आदमी हो तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? जब आप ईमानदार आदमी हो तो कार्रवाई की कहां बात कर रहे हैं? वो तो इतने उदार हैं, आप देख नहीं रहे सुरेश जी? उन्होंने कहा खर्च कर दिए, कोई बात नहीं, मुझसे ले लो, वहां से भी लिए थे, मुझसे भी ले लो। बताइए, इतना उदार आदमी आपको अपने प्रदेश में मिला हुआ है और आप सवाल कर रहे हो? ठीक कर रहे हो सुरेश जी? 85% कमीशन की सरकार है। इनके नेता खुद बोल के गए हैं कि साहब 85% कमीशन भ्रष्टाचार में चला जाता तो ये 85% कमीशन की सरकार है। तो निश्चित रूप से गहलोत जी ने 85% कमीशन कमाया होगा, तभी जाके कह रहे कि भाई अगर आपने लिए हैं और खर्च कर दिए तो मुझसे ले जाइए। अरे भाई, ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो। और ये खुद इनके नेता, इनके मंत्री सब बोल चुके हैं कि एक सवाल है मेरा, आप बोल रहे हो बार बार 85% की सरकार है, 50% कमीशन खाने वाली सरकार है। देश में तो आपकी सरकार है, आपकी दमदार सरकार होते हुए गहलोत जी और उनकी सरकार 85% कमीशन खा लेती है। ये तो आपके लिए बड़े शर्म की बात है। क्या कर रही हैं आपकी एजेंसियां? पूरे देश में हाहाकार मचा रहता है आपकी एजेंसियों को लेके। राजस्थान को छोड़ दिया क्या राजस्थान के संदर्भ में केंद्रीय नेतृत्व में कोई संरक्षण दे रखा है? नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं जगह जगह। हमारे ईडी सीबीआई जहां जहां पता लग रहा है, जहां जहां भ्रष्टाचारी पकड़ में आ रहे, कार्रवाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं कार्रवाई। फिर भी नहीं रुक पा रहा। भ्रष्टाचारी पकड़ में आएगा, लेकिन जब गहलोत जी खुद आरोप लगा रहे हैं कि साहब उन्होंने पैसे लिए हैं, तो फिर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं होती है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो पेपर रीड के अंदर आप वापस वही बात दोहराने लगे। मैं एक बार फिर पूछता हूं, वसुंधरा राजे को जो यहां पर सत्तारूढ़ दल है उसका सबसे बड़ा जो नेता है वो तक अहमियत मान रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे के हाथ में अगर भाजपा की कमान आई तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए देर नहीं लगेगी। तो भी आपकी पार्टी वसुंधरा के हाथ में नेतृत्व देने से झिझकती क्यों है? किस बात से डरती है, किस बात से आशंकित रहती है? जी, ये केंद्रीय नेतृत्व को डिसीजन लेना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना, किसको नहीं बनाना, किसको चेहरा घोषित करना है, किसको नहीं करना, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है जी। और अभी हम कर्नाटक के चुनाव है उसमें चल रहे हैं, इसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व को डिसीजन लेना है किसके नेतृत्व में लड़ना है। अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने डिसाइड किया है कि हम कमल के फूल पे चुनाव लड़ेंगे जी, कमल के फूल पे चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी ने जो 9 साल के अंदर आज पूरे भारतवर्ष के अंदर विकास किया है और कमल का फूल है, जिसमें कि हमारे आज करोड़ों कार्यकर्ता, करोड़ों जो जमीनों से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता, उनके नेतृत्व में। अरे 9 में से 5 साल पर तो पिछली बार चुनाव हो गया, निपट गए आप, तो 9 साल पे क्या उम्मीद बांध रहे हो?
10 तारीख को आ रहे हैं मोदी जी। अरे मेरा आपसे सवाल है सुरेश जी, इन 9 साल के काम को लेकर आपने इतनी दमदारी से बोला, 5 साल पर चुनाव हुआ तो था 2018 में, जनता ने खारिज कर दिया काम को। किसको खारिज कर दिया? 2018 में आपको, आपके नेतृत्व को, वसुंधरा जी को भी, मोदी जी को भी, सबको तो खारिज किया। देखिए राजस्थान में एक परंपरा है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी तो जब भी चेंज होती है तो अच्छी सीटें लेके आती है, लेकिन गहलोत जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, इसके बाद जब इलेक्शन, पता नहीं आप सुरेश जी राजस्थान में रह के ऐसे परंपरा कैसे मान रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत जी 10 साल तक सरकार चला लिए, कांग्रेस की न जाने कितने ही मुख्यमंत्रियों के साथ में लगातार सरकार चली, आपको पता नहीं अशोक गहलोत और वसुंधरा जी के साथ में क्या राजस्थान दिखता है। बहरहाल मैं आखिरी बातचीत के लिए राजकुमार सिंह जी के पास आता हूं, और राजकुमार जी सिंह जी आपसे समझना चाहता हूं, क्या अशोक गहलोत की ये कोशिश जो वसुंधरा को कमजोर करने के लिए थी, वो वसुंधरा को मजबूत तो नहीं कर देगी? साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वसुंधरा के हाथ में कमान आने की आशंका से आशंकित अशोक गहलोत अब उनकी मदद की बात सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं। क्या आपको लगता है ये भाजपा इस बात को समझेगी और जिस नेता को उसने पीछे कर रखा है उसको आगे लाकर अपने मंसूबे पूरा करने की कोशिश करेगी? राजकुमार जी। हिमांशु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़ा चेहरा, और सिर्फ चेहरा नहीं, जिनका अपना एक सामाजिक समीकरण जनाधार भी है, जी। भाजपा के बाद दूसरा नेता नहीं है। लगता है कि हम कमल के फूल पर लड़ लेंगे, हमारे पास बहुत नेता हैं, बहुत नेता नहीं है। सारी कोशिशें पिछले 4.5 साल में वसुंधरा को किनारे करके भाजपा कर चुकी है जी। तो वसुंधरा को आगे लाए बिना भाजपा सत्ता में वापसी कर सकती है राजस्थान में, ये बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि अभी हमें 13 मई का इंतजार करना पड़ेगा जी। 13 मई को कर्नाटक के नतीजे क्या आते हैं। अगर भाजपा येदियुरप्पा को हटा के बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद कंफर्टेबली जीत जाती है, सरकार बना लेती है, तो शायद वसुंधरा राजे के संदर्भ में उस तरह की राय भाजपा नेतृत्व बदलने को तैयार नहीं होगा आसानी से। लेकिन अगर कर्नाटक का नतीजा उलट आया, कांग्रेस की बढ़त वहां बनी और भाजपा पिछड़ गई, तो न सिर्फ राजस्थान, आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नजर आएगा कि भाजपा नए सिरे से चुनावी विषाद पिछा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा 2 झटके अभी हाल में लगे हैं जी। छत्तीसगढ़ में बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय चले गए कांग्रेस में, और मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी जैसे बड़े दिग्गज नेता के बेटे दीपक जोशी चले गए जी। तो 13 मई के नतीजे के बाद भाजपा को नए सिरे से राजनीतिक गणित और समीकरण बिठाना होगा। तो कुल मिलाकर अब हम बातचीत के बारे में आए तो अशोक गहलोत ने अपनी कमान से तीर छोड़ दिया है, अब इसके जवाब का इंतजार करना होगा। तय है कि अशोक गहलोत अपने माथे से इस कलंक को मिटाने के लिए प्रयत्नशील है, जिसमें मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं पर अपने मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी को जितवा नहीं पाते। अब इस कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने वसुंधरा राजे से दशकों पुराना भाई बहन के रिश्ते को भी अगर दांव पर लगा दिया है तो उसमें अचंभा क्या है। अगर उन्होंने अपने ही विधायकों को सार्वजनिक मंच से बिकाऊ बता दिया है तो अचरज क्या है। कुल मिलाकर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल पूरा नहीं करना है, बल्कि अगले चुनाव में भी जीत दर्ज करा के ये जताना है कि मैं वस्तुतः जमीन का नेता हूं। आने वाला समय वाकई राजस्थान का दिलचस्प रहेगा। 13 मई के बाद कहानी और बदलेंगी, कुछ नए तीर नए कमानों से निकले हुए दिखेंगे। जब जब ये तीर निकलेंगे तब तब हम आप सबको याद करके एक बार फिर इकट्ठा बैठेंगे। बहरहाल आज की इस चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर, आज की प्रासंगिक पंक्तियां कुछ यूं है कि वक्त के तूफानी सागर में क्रोध कपट के रेले हैं। ये वक्त के तूफानी सागर में क्रोध कपट के रेले हैं, लेकिन आस के मांझी हर लहजा मौजों से खेले। अफजल परवेज ने जो ये बात कही अशोक गहलोत में मुफीद है। अशोक गहलोत हारती हुई बाजी को जीतने के कलाबाजी कर दिखाते हैं, इसीलिए उन्हें जादूगर कहते हैं। क्या इस बार उनका जादू चल पाएगा? इंतजार रहेगा। अभी उनकी कई और पैतरे हमें देखने को मिलेंगे और जब जब वो पैतरा दिखाएंगे तब हम चर्चा के लिए आएंगे। इस विश्वास के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।